आपको मिल रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। टीजीटी पीजीटी हो या और भी कोई एग्जाम हो लिटरेचर को लेकर के, तो उसमें भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। उससे पहले गाइज एक चीज़ आपको बोल दूँ, आप लाइक शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल ढीठ हो रहे हैं आप लोग, है ना। मतलब मैं तो अपना काम करती हूँ, करूँगी ही, लेकिन आपको नहीं करना है। ज़रा भी कसम खा रखी है बिल्कुल आपने कि लाइक शेयर तो करना ही नहीं है ना। चलिए खैर कोई नहीं, आप करें ना करें, मुझे तो अपना काम करना ही है, लेकिन फिर भी अगर लगे थोड़ा सा कि हाँ कर देना चाहिए तो गाइज़ प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आते ही आप एक बार लाइक शेयर कर दिया करें तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं हमारा वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। कौन सा ऐसे चार्ल्स लैम्ब का नहीं है। द कन्वलेसेंस है, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, अ बैचलर्स कंप्लेंट, ऑफ स्टडीज़। तो गाइज ऊपर के तीनों मेरे हिसाब से तो चार्ल्स लैम्ब के हैं, तो ये जो हमारा ऑफ स्टडीज़ है ये हमारा चार्ल्स लैम्ब का नहीं है, ये बेकन का है, फ्रांसिस बेकन का है ये ऐसे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है वैसे ये ऐसे, मतलब ये वर्क इंपॉर्टेंट भी है, फ्रांसिस बेकन का है। और लाइफ स्पेन अगर आपको नहीं पता है चार्ल्स लैम्ब का, तो 1775 में ये पैदा हुए थे और 1834 में इनकी डेथ हो गई थी, ये आप याद रखिएगा। चलिए टाइम स्पेन मैं आपको हर वीडियो में हर राइटर का बताती रहती हूँ ताकि बार बार आपके सामने आए और आपको याद हो जाए, यही मेरा उद्देश्य होता है। तो अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, डीज़म, द नेसेसिटी ऑफ एथिज़म। तो ये सारे के सारे तीनों वर्क मैंने आपको बताए हैं, ये किसके हैं। तो गाइज़ ये आपके हैं पीबी शैली के। पहले ही ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देते हैं, तो ये पीबी शैली के वर्क हैं सारे के सारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और ठीक है, यही हम बात करेंगे। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म तो गाइज एक सबसे पहला पैम्फलेट है इनका, आपको पता होना चाहिए, और इसी की वजह से इनको जो है पीबी शैली को एक्सपेल कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से इनके फ्रेंड के साथ, ठीक है, इनके फ्रेंड के साथ। चलिए, एडोनिस इज़ अ पास्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एडोनिस नाम की ये एलिजी जो है वो किसकी डेथ पर लिखी गई थी। ये फोर्थ ऑप्शन, ये सीओ का क्या मतलब है। चलिए इससे हमें मतलब भी नहीं है, जो भी है। तो यहाँ हम लोग जाएंगे कीट्स पर। आपको पता है कि पीबी शैली ने लिखा था, ये कीट्स के लिए लिखा था और 1821 में लिखा था। 1821 में लिखा था। 55 स्पेंसर एंड स्टेंजा है इसके साथ इसमें, और 9 लाइन आपको पता ही होती है स्पेंसर एंड स्टेंजा में, और टोटल इसमें 55 स्टेंजा है इसमें। और 1 सेकेंड, हाँ स्टेंजा है, और दूसरी चीज़ क्या बता रही थी, इसमें लाइन है, 495 इसमें लाइन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कब लिखा था, 1821 में लिखा था। चलिए 1821 में ही डेथ हो गई थी पीबी शैली की, ये भी आपको पता होना चाहिए। 26 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। 92 में पैदा हुए थे, 95 में पैदा हुए थे और 21 में डेथ हो गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड टेनिसन्स यूलिसिस। अच्छा शैली का पता है आपको, अभी शैली का टाइम स्पेन पूछा मैंने आपसे, तो शैली का ही है जो मैं अभी आपको बता रही थी। 1792 ये पीबी शैली का है, और 1822 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनका जो टाइम स्पेन था वो 30 ईयर रहा है। और जॉन कीट्स का जो लाइफ स्पेन था वो 26 ईयर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे हम लोग, हु कॉल्ड टेनिसन्स यूलिसिस अ परफेक्ट पोएम। तो टेनिसन की यूलिसिस नाम की ये पोएम थी, इसको परफेक्ट पोएम किसने कहा था। जॉन रस्किन ने, थॉमस कार्लाइल ने, इज़रा पाउंड या फिर टी.एस. इलियट। तो यहाँ जो हम आंसर देंगे वो हम जाएंगे किस पे जाएंगे हम लोग, बता दीजिए फटाफट से। तो हम लोग जाएंगे टी.एस. इलियट पर गाइज, है ना, टी.एस. इलियट पर हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल अपीयर्स इन टेनिसन्स। तो ये जो है ये टेनिसन की कौन सी पोएम में आती है, ठीक है, बताइए फटाफट से गाइज, ये टेनिसन की कौन सी पोएम में आती है। तो ये जो लाइन है ये इन मेमोरियम की लाइन है। किसकी लाइन है, इन मेमोरियम। टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। चलिए, लेविस's न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री एंड रेवोल्यूशन ये ना, हाँ रेवोल्यूशन, और शो द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ विच पोएट ऑन द राइटर, ठीक है।
टी.एस. एलियट पे, ठीक है, ये किसका वर्क है? ये टी.एस. एलियट का है, मैं बता दूं आपको। तो टी.एस. एलियट का ये वर्क है गाइज, और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें लेविसिस की जो न्यू बियरिंग्स है, पोएट्री है और रेवोल्यूशन है, शो द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन विच पोएट। तो इसका आपको आंसर देना है मुझे गाइज। एक सेकेंड, कभी चले जाओ ना उधर से। कब का है? कब का है? परसों का है। चलिए देख लेते हैं मैं। हाँ उसके बाद ठीक है। ओके 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 ठीक। ठीक है चलिए। हाँ तो हम किस पे थे गाइज? सॉरी, मुझे थोड़ा एक ज़रूरी थी गाइज बात करनी किसी से। हाँ तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेविस न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री एंड रेवोल्यूशन शो द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ विच पोएट ऑन द राइटर। तो यहाँ पर ये राइटर कौन है इसका पहले तो ये बता दीजिए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो हमारा टी.एस. एलियट है, ठीक है। तो लेविस का ये जो वर्क है न्यू बियरिंग्स ऑफ इन इंग्लिश पोएट्री और रेवोल्यूशन का जो ये इफेक्ट है बहुत ज़्यादा किसके ऊपर पड़ा है? टी.एस. एलियट के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच क्रिटिक वाज द ओपिनियन है द ग्रेटनेस ऑफ लिटरेचर कैन नॉट बी जज्ड literary standards, though we must remember that whether it is literature and not can be determined only by literary standards। तो ये जो ये ओपिनियन है ये किसकी है? तो इस पे भी जो है हम लोग टी.एस. एलियट पर ही रन करेंगे यहाँ, ठीक है। टी.एस. एलियट की ही ये ओपिनियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंज हिज हर रिलीजन। आपको इनमें से बताना है कि कौन से राइटर ने अपना रिलीजन चेंज किया है। मुल्कराज आनंद ने तो नहीं किया है, नसीम इज़ेकिल ने भी नहीं किया है। तो सीधा हम किस पे जाएंगे? ये आसान क्वेश्चन था, कमला दास पर जाएंगे। और कौन सा इन्होंने रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था? बताना मुझे कि कौन सा रिलीजन इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो इन्होंने जो है वो मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम धर्म जो है इन्होंने, इस्लाम धर्म को इन्होंने एम्ब्रेस कर लिया था। ओके, इस्लाम कब किया था? कब किया था? अच्छा टाइम स्पेन बताना मुझे कमला दास का 1934 है, नसीम इज़ेकिल का भी 34 है, याद रखिएगा। और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी, जो ये कमला दास हैं, ठीक है। 2009 तक ये ज़िंदा रही। और क्या बता सकती हूँ? हाँ तो और क्या बता रही थी मैं? इस्लाम धर्म हाँ इन्होंने कबूल किया था। और कब किया था इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल? इन्होंने कर लिया था गाइज 1999 में, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको ये ज़रूर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है, मिल्टन कंपोज्ड एरोपेजिटिका इन, मिल्टन की जो एरोपेजिटिका थी उसको उन्होंने किस में किया है? मतलब पोइट्री में है, वो प्रोज में है, ड्रामेटिक फॉर्म में है, या किस फॉर्म में है? तो बी ऑप्शन गाइज, ये एक प्रोज ट्रैक्ट था, ठीक है, प्रोज ट्रैक्ट था इनका। कब आया था? 1644 में। और ऑफ एजुकेशन नाम का भी इनका ये था, जो ये भी आया था 1644 में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ओके, इंग्लैंड में आया था। और किस लिए था एरोपेजिटिका? ये प्रिंटिंग प्रेस की, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम या लिबर्टी कह दीजिए, वो प्रेस के लिए था। व्हाट इम्पेल्ड मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स, किस चीज़ ने इम्पेल्ड किया, फोर्स किया मिल्टन को प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क कंपोज कॉमर्स लिखने के लिए? तो ये चीज़ जो है, ये ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। तो हम लोग जाते हैं सीधा बी ऑप्शन पर, यानी कि टू एम्फेसाइज द वर्चू। वर्चू से मतलब है ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबॉचरी इन द कोर्ट, ठीक है, एम्फेसाइज द वर्चू ओवर डिबॉचरी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, तो बायोग्राफी के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये आपको यहाँ मुझे आंसर देना है इसका। बताइए फटाफट से कि क्या पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है यहाँ गाइज कि बायोग्राफी के बारे में इनमें कौन सा करेक्ट नहीं है।
तो इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ, ये तो करेक्ट है, ठीक है। द नेम बायोग्राफी नाउ कॉनोट्स आर रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर्स, टेम्परामेंट एंड मिलियू एज वेल एज सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है, यानी कि पोएट्री इज़ अ लेटर डे, लेटर जे जॉनर नहीं है बायोग्राफी, और ना ही ऐसा है कि ये 20th सेंचुरी में आया था, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो है यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक फेबल को और क्या कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि फेबल को और क्या कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ जो हो जाएगा एपोलॉग हो जाएगा गाइस, हम फेबल को एपोलॉग भी कह सकते हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना लास्ट एग्जाम में आए हैं। जो अभी फेबल बताया आपको, बायोग्राफी के बारे में बताया, ये पिछले ही TGT के क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब पूछा है कि अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग किस तरीके की पोएम है। तो मुझे तो एक ही सूट कर रहा है, सी ऑप्शन सूट कर रहा है यहाँ पे, कि वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी, मतलब जो स्पीकर है वो भी इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी ऑडियंस से ही वो जो है बातें कर रहा होता है। तो यही हमारा सही हो जाएगा इसके बारे में। द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूज, गूज का मैस्कुलाइन जेंडर बताना है आपको। तो ये गूज का जो है मैस्कुलाइन जेंडर हो जाता है गाइस गेंडर, ठीक है, सी ऑप्शन पे जाएंगे। हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, तो अगर हमें यहाँ जाना है गाइस तो क्या हो जाएगा हमारा, हैड शी हो जाएगा, डिड शी हो जाएगा, शी हैड, या फिर शी आएगा खाली। तो जो बी ऑप्शन है यानी कि हैड शी, वही आना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। हार्डली के साथ वहन आता है, ये भी आप याद रखना, ये एरर में आ सकती है चीज़ें, हार्डली के साथ ऑलवेज वहन आता है। तो यहाँ जो है हमारा कौन सा बना, हमारा बना, क्योंकि वी पुट एन ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, नॉन ऑक्सिलरी वर्ब हैव एंड बी होते हैं, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब करनी है पुट, जैसे कि बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, दिस इज यूजुअली रेफर टू एन इन्वर्जन, है ना, इन्वर्जन माना जाता है यहाँ पर। जैसे हम लगाएंगे, जैसे हार्डली है, बेयरली है, नो सूनर है, ये सब क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। तो हार्डली हैड सी हो जाएगा हमारे पास में। द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब, बॉस जानना चाहते थे कि हाउ आई हैड दैट, हाउ आई, तो देखिए अगर हाउ आ रहा है तो दैट का कोई सेंस नहीं बनता है, तो बी तो वैसे ही ख़त्म हो गया है। तो हाउ वुड का कोई सेंस नहीं है, हाउ हैड, हाउ के बाद हैड नहीं आता है। हाउ के बाद अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और हम हैड का मतलब क्वेश्चन वर्ड से हम लोग जोड़ रहे हैं उसको, तो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा हमारा सेंटेंस क्या बनता है, या सॉरी कैसा बनता है, एजेरेटिव बनता है, यानी कि आई हैड हो जाएगा, हाउ आई हैड, ओके। ओडिसे, अच्छा ओडिसे की आपको सिनोनिम बताना है, क्या होता है ओडिसे का मतलब। तो ओडिसे का मतलब होता है गाइज एक लॉन्ग जर्नी, राइट, एक लॉन्ग जर्नी को ही हम लोग कहते हैं ओडिसे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है, बायस, बायस का मतलब होता है प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है, प्रीडिस्पोजिशन को हम लोग कहते हैं, जैसे कि इनक्लिनेशन या फिर प्रेजुडाइस भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे कि या फिर अगेंस्ट वन पर्सन, किसी व्यक्ति के विरोध में होना, या फिर ग्रुप, या फिर किसी ग्रुप के विरोध में होना, उसका जो हमारे अनफेयर में हो उसके विरोध में होना, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग प्रीडिस्पोजिशन, इनक्लिनेशन या फिर प्रेजुडाइस। डोगमा, ठीक है, डॉगमा का आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे डॉग्ड है, बिलीफ है, तो प्रेजुडाइस है। तो डॉगमा होता है बिलीफ, जो किसी स्पेशल चीज़ पे हमें बिलीफ होता है, कोई भी प्रिंसिपल हो या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो, जहाँ पर हम जो है बाय एन अथॉरिटी इन कंट्रोवर्टिबिलिटी ट्रू, ठीक है, जो ट्रू हो, ओके, जैसे कि द डॉगमाज ऑफ फेथ। तो प्रेजुडाइस का मैं बता दूं आपको, अभी मैंने इसका बता दिया था, हार्म होता है, हर्ट होता है, ठीक है, इंजरी होता है प्रेजुडाइस का मतलब एक तरीके से हार्म, नुकसान पहुंचा रही है कोई चीज़, अगर नॉन यहाँ पे हो जाता है। और बिलीफ की बात करें तो आपको पता है किसी भी चीज़ पे भरोसा, किसी भी चीज़ पे रिलायंस, कॉन्फिडेंस या फिर फेथ कोई हम लोग बिलीफ कहते हैं। तो डॉगमा बिलीफ हो जाता है एक तरीके का। तो गाइज यही थे आज के हमारे क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ी सी शर्म कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज।